नमस्कार। बिहार में चुनावी प्रचार उफान पर है। अब 3 और 7 नवंबर को वोट पड़ेंगे और सभी दल रैलियों में पूरी जोर आजमाइश कर डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में वहाँ पे भीड़ आ रही है, वो चर्चाओं में उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि अब पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। आज मधुबनी में तेजस्वी की रैली से पहले पहुंची भीड़ का जायजा लिया और बात भी की हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने। तो आपको तस्वीरों से और उस बातचीत से जायजा लग जाएगा कि किस तरह की भीड़ और स्थिति है वहां पर आरजेडी खेमे के सामने। तो जानते हैं लोगों का क्या कहना है और कुछ तस्वीरें भी रैली की। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर मधुबनी में लैंड कर चुका है और देखिए यहाँ पे उनके समर्थकों की जो भीड़ है वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर के पास पहुँच गई है। और इसके बाद जो है तेजस्वी यादव अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर के पास जो है वो हेलीकॉप्टर के आसपास भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है। और यहाँ पुलिस बल पहले से तैनात थी, लेकिन इस तरह की सुरक्षा थी कि यहाँ हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही जो पूरी पब्लिक है वो पहुँच गई हेलीकॉप्टर के पास और पायलट को खुद उतरकर उनको भी समझाना पड़ रहा है लोगों को। तो अमूमन ये देखने को मिलता है और इसलिए आरजेडी की तरफ से सुरक्षा की चिंता भी जताई गई है इलेक्शन कमीशन के सामने कि जहां वो जाते हैं इस तरह का आलम होता है। और देखिए तेजस्वी यादव किस तरह से भीड़ में घुसकर मंच की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक देखने की बात है कि कोरोना का समय है और ऐसे में एहतियात बरते जाने की ज़रूरत है, लेकिन न तो जनता यहाँ पे एहतियात बरत रही है और इस तरह से भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो रही है कि नेताओं को अपने घेरे में लेकर वो मंच तक लेकर जा रही है। और देखिए किस तरह से लोग जो यहाँ पे आए हैं उनके चप्पलों का जो जोड़ा है वो छूट गया है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो अब हेलीकॉप्टर से लोगों को दूर कर दिया गया है और नेता के साथ वो मंच की तरफ गए हैं। जाहिर सी बात है कि मंच से भाषण होगा तेजस्वी यादव का और वो अपनी बात कहेंगे। लगातार रोज़गार पर वो जोर दे रहे हैं और यहाँ के युवाओं को उम्मीद है कि यहाँ भी रोज़गार की बात करेंगे और अगर सत्ता में आए तो रोज़गार का वादा भी पूरा करेंगे। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से जो पायलट हैं वो खुद बाहर आकर अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो हेलीकॉप्टर के पास ना आए। बिल्कुल राउटर तक पहुंच जाते हैं लोग और यहाँ मधुबनी में भी यही हुआ है। मधुबनी से उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तेजस्वी यादव की सभा में आखिर भीड़ क्यों जुटती है? क्या नौजवान उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं और क्या उनकी चाहत है कि आखिरकार आने वाला दिन, उनका आने वाला भविष्य जो है वो कैसा हो? आपका नाम क्या है और आप क्यों आए हैं इस सभा में? जी, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रज़ा है। हम यहाँ पे आए हैं जो आरजेडी के अभी जो तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे बस उसी से कुछ उम्मीद करने आए हैं। बस। क्या उम्मीद है आपकी? बहुत सारा उम्मीद है। वो जो कहे हैं कि पहली बार हमारी कलम से 10 लाख नौकरी लिखे जाएंगे, बस वही उम्मीद है, बस वही उम्मीद है। बस 10 लाख नौकरी लिखी जाएगी। आप किस उम्मीद में आए? हम भी उसी उम्मीद में आए जो तेजस्वी यादव ने पहले कैबिनेट मंत्री बनने से पहले उसने बोला था कि हम 10 लाख रोजगारों को रोजगार देंगे। उसी मकसद से हम लोग आए हैं और उससे पहले बहुत जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार के अंदर सब बेरोजगार बैठे हैं। और लॉकडाउन के मामले में तो सभी लोग पूरे बिहार के लोग जानते हैं, लॉकडाउन में नीतीश कुमार ने पूरे पब्लिक को जो ना पाँव में छाल तक आ गया चलते चलते पाँव में छाल तक आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मैं ग्रेजुएट किया हूँ और मैं पूरे बिहार के लोगों को देखा हूँ कि पाँव में चलते चलते जो दिल्ली मुंबई से चल करके जो आए हैं लॉकडाउन में, तो एक जरा सा भी नीतीश कुमार अभी तक बाहर तक नहीं निकले लॉकडाउन में। अच्छा, एक बात यह है कि रोजगार का वादा तो बहुत सारी सरकारों ने पहले भी किया, पार्टियों ने किया, सरकार में आई, सत्ता में आई, लेकिन उसके बाद भूल जाती है। आपको क्यों भरोसा है कि तेजस्वी यादव सत्ता में अगर आए तो वादा पूरा करेंगे 10 लाख नौकरियों का? सर, हमें उन पर पूरी उम्मीद है कि वो इस बार बिहार में बहुत ही अच्छा काम करेगी और रोज़गार देगी, ठीक है, सब युवाओं को। और ये भी उम्मीद है कि बिहार में और विकास होगी, हॉस्पिटल में जो अच्छी व्यवस्था होगी और गरीब लोग जो इधर से उधर भटक जाते हैं बीमारी के कारण, उसका इलाज नहीं हो पाता, उन पे तेजस्वी सरकार इस बार बढ़िया से काम करेगी और मतलब सड़कें बनाएगी, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था अच्छी तरीक़ा से करेगी। और हमें ये भी उम्मीद है कि बेरोजगार युवा जो भी है उनको रोजगार पे ध्यान देंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एमडी समीर है। मैंने एमकॉम किया सर और उसके बाद में अभी बेरोजगार, अभी तक कोई काम नहीं है। तो एमकॉम करने के बाद भी ये बेरोजगार हैं। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप किस उम्मीद में आए सभा में?
सर हम बिहार में चाहते हैं कि युवा को रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिले, और हमारा बिहार बहुत अभी कमज़ोर हो गया है कोरोना के चक्कर में, लोग रोजगार नहीं है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? विश्वनी कुमार मेरा शुभ नाम है सर। अच्छा, तो रोजगार के वादे तो पहले भी होते रहे, तो आपको क्यों उम्मीद है कि इस बार ये पूरा होगा? उम्मीद है सर, क्योंकि तेजस्वी सरकार में वो छवि मुझे दिख रहा है, नया चेहरा है, बिहार को आगे ले जा सकता है। तेजस्वी रफ्तार से आ रहा है और बदलेगा। क्या बोले थे आप? पहले भी योजना दे चुकी है। पहले मोदी सरकार ने बोली थी हर एक साल 2 करोड़ योजना देगी, लेकिन वो फेल हो चुकी है। तो फिर आपको इन पे उसके बाद क्यों भरोसा है? 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे, उससे भी कुछ नहीं है। नया युवा चेहरा है, इस पे हम लोग का भरोसा है, ये बदलेगा बिहार को। आपका क्या नाम है? परवीन कुमार। क्या बोल रहे थे आप? सर बिहार में क्या बदलाव चाहिए आपको? हमको बदलाव चाहिए कि युवा जितना है नीतीश सरकार से नाखुश है, ठीक है, और हम तेजस्वी को आप बोल दिया, बोलिए। हम तेजस्वी यादव को जी, नया युवा के रूप में चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो नया युवा के तौर पे, नए नेता के तौर पे चुनना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, और इसलिए इस सभा में यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि ये बात देखने वाली होगी कि कितनी सीटें आरजेडी को आती है, क्या वो सरकार बना पाती है, और उसके बाद क्या उन वादों को पूरा कर पाती है जो अभी चुनाव के वक्त में कर रही है। मधुबनी से उमाशंकर सिंह, NDTV मीडिया। और युवाओं की उम्मीदें आप देखिए, सुनिए। तो तेजस्वी की सभाओं के दृश्य दिखाएंगे, भीड़ किस तरह से है। देखिए मधुबनी में आज तेजस्वी को सुनने किस तरह से, ये दूसरे एंगल से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जिस तरह से भीड़ पहुंची। और इसके बाद उमाशंकर सिंह ने बात भी की है तेजस्वी यादव से, वो बातचीत भी आपको सुनाएंगे। आज पुलिस बंदोबस्त है, क्योंकि कल तक हम लोग भी सवाल उठा रहे थे जो सुरक्षा को लेकर तेजस्वी की, तो आज पुलिस है, कुछ नज़र आ रही है जो तेजस्वी को एक तरह से सुरक्षा का कवच उसके लिए यहाँ पर दिख रही है। और आइए ये बातचीत सुनाएंगे आपको जो उमाशंकर सिंह की तेजस्वी यादव के साथ हुई है हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर। दो चुनावी सभा के बीच एक उड़ान, और उसमें हमारी और तेजस्वी यादव की बातचीत। तेजस्वी जी, जहाँ जहाँ आप जाते हैं भीड़ आती है। आपने एक रोजगार का मुद्दा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये सब बोगस बात है। देखिए, जो नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा। आप बताइए, बिहार में मुद्दे हैं क्या हैं? कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। नीतीश कुमार जी ने सब चौपट कर रखा है, कोई इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने भरोसा दिया, खाली पद है उसको आप नहीं भरिएगा जी, यानी आप भरोगे नहीं तब तक शिक्षा सुधरेगा कैसे? स्कूल में जब टीचर नहीं होंगे, अलग अलग विषयों के टीचर नहीं होंगे, तो आपका कहना है कि जो वादा कर रहे हैं अगर सत्ता में आए तो जरूर पूरा करेंगे। पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी जी, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जी, ये एकदम प्रैक्टिकली होने वाला है। क्योंकि हमने कहने के लिए 50 लाख 1 करोड़ कह सकते थे जी, लेकिन हमारे कई जो अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबसे बातचीत करके ही हम लोगों ने ये फैसला लिया है। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, रिक्त पदे हैं जी, और 5.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले आने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी भी जब 2014 में सत्ता में आए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात कह के आए थे, सत्ता में आने के बाद भूल गए, तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा? देखिए, हम हवाई भाषणबाजी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमको लंबी राजनीति करनी है। और जो चीज़ प्रैक्टिस, जब पैसा है, खाली पदों को भरना है, नेशनल एवरेज के मुकाबले लाना है, तो ऐसा जब आदमी चांद पे चला जाएगा तो बिहार में कारखाने नहीं लग सकते। तो आप खाली पदों को भरने की बात करें। अच्छा, एक दूसरी बात है भ्रष्टाचार की। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार के युवराज, इस तरह से संबोधन उनका हो रहा है। जंगल राज के युवराज बोले, कुछ बोले, उनके पास बोलने के लिए है नहीं ना। 15 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिहार को दिया क्या जी?
लोकल बॉडी से लेके पूरे राष्ट्र में हर जगह एनडीए की सरकार है। बिहार को क्या मिला? कहाँ गया स्पेशल पैकेज? कहाँ गया आपका स्पेशल राज्य का दर्जा? आप देख लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट ही वो पढ़ लें, हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी है। स्वास्थ्य शिक्षा का तो पूछिए ही मत, ये तो उन्हीं का रिपोर्ट है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं तो ज़रा बताएं, हम भी 18 महीने सरकार में रहे, नीतीश जी थे 2015 से। आप क्राइम रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। लेकिन जो बीजेपी है लगातार वो 15 साल के जो लालू जी का शासन था उसको लेकर आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों पे हमला कर रहे हैं। हमें देखिए, वर्तमान भविष्य की चिंता है, भविष्य को बेहतर बनाना है। इन लोगों को इतिहास के बासी पन्ने मुबारक हो जी। अरे भैया, आप 15 साल आप तो मुख्यमंत्री रह ही लिए, आप बीजेपी के लोग 15 साल में सरकार में हो, क्या किया आपने 15 साल में? एक आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने ये कहा कि नीतीश जी जो हैं वो लालू जी का पैर पकड़कर मुख्यमंत्री बने थे। मेरा ये सवाल है कि अगर पोस्ट पोल सिनेरियो इस तरह का होता है कि नीतीश जी फिर आपके पास आए, तो क्या चचा के लिए आपके दिल में पहले की तरह का मोहब्बत है? देखिए, हम नीति, विचारधारा, सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। नीतीश जी की पहली और आखिरी प्राथमिकता है उनकी प्यारी सी कुर्सी। उसके लिए वो विचार का अंतरात्मा सब भूल सकते हैं, लेकिन 15 में तो आपके साथ सुनिए, हम जनादेश का सम्मान करना जानते हैं, अपमान करना नहीं जानते। नीतीश कुमार जी ने 4 साल में 4 सरकारें बनाई। ये मैंडेट अगर हंग भी होता है तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी के खिलाफ है। तो जनता ने जिसके खिलाफ वोट दिया, हम कैसे उससे समझौता कर सकते हैं? एक बार देख लिया ना उनको। लेकिन तेजस्वी जी, ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जिस तरह की बिसात अभी बिहार में बिछी हुई है, जिसमें चिराग पासवान एक अलग राग छेड़े हुए हैं, वो नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की बात कर रहे हैं। इसमें विचारधारा, नीति, सिद्धांत की राजनीति थोड़ी बची हुई है, हमको बचाने दीजिए। अभी भी देखिए ना, बाढ़ का पानी, अभी हम बाढ़ वाले इलाके में हैं, तो बाढ़ का पानी अब तक जो है नहीं गया जी। उनकी भाषा भी कुछ अजीब सी हो गई नीतीश कुमार। वो आशीर्वाद है मेरे लिए। तो शुक्रिया। ये तेजस्वी यादव जो कि लगातार जो उनकी नीति है और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनका दर्शन है और जिस हिसाब से बिहार की राजनीति को आगे ले जाना चाहते हैं, उस बारे में हमसे बात की। लेकिन देखना है कि क्या इनकी बातों पे भरोसा करके जनता इनको इतनी सीटें देती है और गठबंधन को एक पूर्ण बहुमत की सरकार देती है, या फिर पोस्ट पोल सिनेरियो के लिए कुछ राजनीतिक जोड़ तोड़ का आलम होगा। ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव एक दूसरी सभा में उतरने वाले हैं और अभी बातचीत के लिए इतना ही। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तेजस्वी यादव की रैली की भीड़ देखी आपने, और अब हम आपको चिराग पासवान की रैली के भी दृश्य दिखा देते हैं। जो जोश है वो यहाँ पर नदारत नज़र आ रहा है। तो ये एक रैली है चिराग पासवान की। कहा इसमें जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर आई हैं। बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं इस रैली में आई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की रैली में जो भीड़ है उसमें एक अलग तरीके का जोश है। वो शायद इन तस्वीरों में शायद ना नज़र आए, लेकिन भीड़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। एक ब्रेक लेते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे, आपको उत्तर प्रदेश से खास खबर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के चुनाव क्षेत्र अमेठी में एक अनुसूचित जाति के प्रधान के पति को जिंदा जला दिया गया। 90% जली हालत में ये एक ऊंची जाति के व्यक्ति के घर के कंपाउंड में मिले, लेकिन अस्पताल ले जाते समय इनकी मौत हो गई। मरने से पहले उनके घर वालों ने मोबाइल फ़ोन पर उनका बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें वो उन्हें जलाने वाले 5 लोगों के नाम बता रहे हैं। पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अर्जुन के घर में अब मातम है। कल शाम करीब 6:30 बजे अच्छे भले चाय पीने गांव के चौराहे पे गए थे, लेकिन वहां से गायब हो गए। बाद में वो 90% जली हुई हालत में गांव के ही कृष्ण कुमार तिवारी के अहाते में मिले। चौराहे पर गए हैं, वही चौराहे से
उठाए ले गए। कौन लोग? के आतोष, रवि, संतोष, राजेश सब जने पकड़ ले गए। के हाथा में वहीं जला दे हैं। हाँ। पहले कोई विवाद था क्या? हाँ, सब रंजन सब पैसा मांगत रहे। कहे प्रधानी में ढेर पैसा आया है, मैं सबका दिया। अर्जुन के घर वालों ने जली हुई हालत में ही उनका बयान मोबाइल फोन पे ऑडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन लोग उन्हें गांव के चौराहे से उठा के ले गए और जला दिया। उनके घर वालों ने मीडिया को ये ऑडियो क्लिप दी है। बाबू के रहा जलावना के तुम्हारी आज तो राजेश, विशेष, रवि, संतोष ये सब पकड़ के ले गए हैं चौराहा से। घटना के बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। उसने अर्जुन को इलाज के लिए भेजा, लेकिन बच नहीं पाए। आरोपियों पे भी कार्रवाई हो रही है। अविलंब पुलिस वहां पहुंची। पुलिस उनको लोकल चिकित्सा उपचार जहां CSC में ले जाकर कराया। वहां से वो सुल्तानपुर के लिए रेफर हुए। सुल्तानपुर से आज सुबह जब वो लखनऊ के लिए रेफर हुए तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने हमें आज उनके 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध, कृष्ण कुमार आदि 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध 302 के अंतर्गत तहरीर प्रदान की। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पति की मौत के बाद गांव के प्रधान छुटका भी डरी हुई हैं। जो पैसे ना तका दिए का करा चाहता ही साहब। अब जेकर ले जाए कर रहा उठाए ले गए। अब हमारे घर बचा ही लड़का बच्चा दूठी नहीं कर अच्छा चाहता ही उनका। एक शख्स की हत्या के बाद जो कार्रवाई पुलिस करती है वो करेगी, लेकिन ये पुलिस के इकबाल की कमी है कि एक शख्स को इस तरह चौराहे से उठा करके दिन दहाड़े जिंदा जला दिया जाता है। अमेठी में अरुण गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और आगे कश्मीर से खबर दिखाएंगे। कश्मीर में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के मारे जाने से हड़कंप है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव हमले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन के पुश्तैनी गांव में निकले जनाजे में बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शामिल हुए। उनमें रोष था। कल कुलगाम के वाईकेपोरा इलाके में आतंकवादियों ने फिदा हुसैन समेत बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कुलगांव में आतंकवादियों ने फायरिंग की जब बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। ये वाक़ा वाईकेपोरा इलाके में हुआ है। पिछले 4 महीनों में 8 बीजेपी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं। इसमें LET का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले HM में था, बाद में LET में आजकल है, जो TRF भी क्लेम करते हैं अपने आप को। हम लोगों को भी लग रहा है क्योंकि अगर घर से बाहर आके किसका वेट कर रहा है, क्या कर रहा था, फिर मिलिटेंट गाड़ी में आता है और अटैक करके और इतना दूर चला जाता है, छल भाग जाता है, तो बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। और आपको ये भी बता दें, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट कर बताया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को प्रशासन ने मिलाद उन नबी के मौके पर श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में जाने से रोका है। पार्टी का कहना है कि ये निंदनीय है और इबादत के अधिकार का हनन हो रहा है। मिलाद उन नबी के मौके पर फारूक अब्दुल्ला इबादत करने जा रहे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उनको रोका गया प्रशासन द्वारा। और आपको ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये खबर आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को रोका गया। इस वाक़े की निंदा PDP ने भी की है। PDP की तरफ से भी ट्वीट कर निंदा की गई, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री को आज के इस मिलाद उन नबी के मौके पर इबादत करने से रोका गया। प्रशासन ने कहा गया ये रोक लगाई है।
बहरहाल प्रशासन की तरफ से कुछ साफ नहीं है। नज़ीर मसूदी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, दो अहम पहलू हैं जिनको हम समझना चाह रहे हैं। पहले अगर आप यही बता दें, फारूक अब्दुल्ला साहब को आज के इस मुबारक मौके पर नहीं इबादत करने दी गई, ये ट्वीट किए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्या स्थिति है? दरअसल निधि, पिछले 1 साल से 15 महीनों से एक ऐसी सूरत हाल कश्मीर में बनी है जहां तक मस्जिदें या इबादतगाहें हैं या दरगाहें वो ज्यादातर बंद ही रहे। पहले बंदिशों की वजह से, कर्फ्यू और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से। और पिछले साल जब हम देखेंगे तो पिछले साल कहीं कोई इबादत नहीं कर पाया क्योंकि उस दिन कर्फ्यू था, रिस्ट्रिक्शंस थी 5 अगस्त के हालात के बाद। और इस साल आप निकल रहे थे, लीडर्स निकल रहे थे, उनको जेल से भी रिहा किया गया था। फारूक अब्दुल्ला को मार्च में ही रिलीज किया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट से, लेकिन आज उनका कहना है कि जब वो निकलने जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि आज ईद मिलाद का दिन है, वो दरगाह हजरत बल जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया गया। महबूब मुफ्ती ने भी इस पे जबरदस्त विरोध जताया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये क्या हो रहा है कि जब कोई नमाज पढ़ने के लिए जाए तो उससे भी रोका जाए एक लीडर को। लेकिन हमने देखा कि पिछले 15 महीनों से किस तरह लीडरों पे भी, जो मेन स्ट्रीम लीडर थे, खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कई बार जेल रखा गया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे बंदिशें थी। न सिर्फ आज फारूक अब्दुल्ला को जाने से रोक दिया गया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में भी एक प्रोटेस्ट किया था, जो जमीन के मुतालिक जो कानून नए लाए गए उनके खिलाफ। वहां देवेंद्र सिंह राणा ने एक जुलूस निकाला था, उसको भी वहां रोक दिया गया, उनको जुलूस निकालने नहीं दिया गया। चलिए नज़ीर, अंत में संक्षेप में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं उस लिहाज से क्या और डिटेल्स? देखिए, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं ये कश्मीर में पिछले कई महीनों से मिलिटेंटों के टारगेट नंबर 1 बने हैं। मिलिटेंटों का जो उनका एक गुट बना है जम्मू कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर, जैश मोहम्मद और हिजबुल, जो पुलिस का कहना है उनका एक अमलगम है, उन्होंने पहले ही धमकी दी कि वो बीजेपी के वर्करों को यहाँ टारगेट बनाएंगे और ऐसा हो रहा है। और पिछले 4 महीनों में 8 बीजेपी के वर्कर और लीडर मारे गए। कल शाम को ये 3 वर्कर्स और लीडर बीजेपी के जो थे, जिसमें युवा लीडर भी शामिल है फिदा हुसैन, वो गाड़ी में शाम के वक्त आ रहे थे। तो साफ पुलिस ने ये माना है कि एक वेल प्लान, पहले ही तैयार शुदा एक प्लान था। उस गाड़ी पे फायरिंग की गई, तीनों वहां मारे गए और उसके बाद वो मिलिटेंट भाग निकलने में भी कामयाब हो गए। जाहिर सी बात है कि एक तरफ अगर कहते हैं कि सुरक्षा सूरत हाल बेहतर हो रही है 370 हटाने के बाद, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद, लेकिन पहले देख रहे हैं कि बीजेपी के खुद जो अपने वर्कर्स हैं वो महफूज नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ये कहती है और बीजेपी के लीडर क्या, आप जाओ कश्मीर में जमीन खरीदो, वहां कर सकते हो कुछ भी। लेकिन जब बीजेपी के खुद लीडर, जो इनको खुद सिक्योरिटी भी मुहैया है और पुलिस का कहना हर एक वर्कर को सिक्योरिटी भी मुहैया है और हर एक वर्कर को उन जगह पे अकोमोडेशन दी गई है जहां वो रह सकते हैं सुरक्षित है, लेकिन जब वो सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? जी नज़ीर, आप हालात पर नजर बनाए रखें, शुक्रिया जानकारी के लिए। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद महाराष्ट्र से खबर दिखाएंगे कि यहाँ पे मराठा आरक्षण से छात्र क्यों हो रहे हैं परेशान। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे की वजह से कक्षा 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया थम गई है। छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है क्योंकि सरकार की ओर से अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। 10वीं में अच्छे नंबर लाने वाली सिद्धि को अब तक कॉलेज में एडमिशन मिल जाना चाहिए था और उनकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण को लागू नहीं करने के फैसले के बाद से महाराष्ट्र सरकार ने 11वीं के एडमिशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। लिहाजा सिद्धि की ही तरह लाखों छात्रों की पढ़ाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। कई छात्रों का एडमिशन भी नहीं हो पाया है। आगे 11th का प्रोसेस लॉकडाउन के वजह से डिले हो गया था, उसके बाद वापस चालू हुआ तो फर्स्ट लिस्ट लगी और मराठा आरक्षण के वजह से वापस सब रुक गया। उसके लिए मुझे 2 कॉलेज चाहिए था, वो तो अभी मिला नहीं और अभी आगे क्या होगा वो भी कुछ पता नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस एडमिशन नहीं है, उसके लिए वो भी नहीं चालू हुआ है, तो पढ़ाई सब फुल स्टॉप हो गया है। उसके लिए आगे क्या होगा उसका मुझे टेंशन है। महाराष्ट्र की पिछली सरकार की ओर से मराठा आरक्षण को मंजूरी देने के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तब से ही मराठा समाज से जुड़े लोग और छात्र सरकार से
इस पर जल्द ही कोई निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। 40 साल की हमारी लड़ाई है, कोई 4 दिन की नहीं है कि 4 दिन में शुरू हुई है। 40 साल की लड़ाई है, आगे और 40 साल भी रहेंगे तो हम लोग लड़ेंगे। अभी हमें तो अभी 11वीं के लिए एडमिशन तो करना ही है और हमें आरक्षण का लाभ तो मिलना ही चाहिए, इसलिए हम लोग अभी ये आंदोलन कर रहे हैं। केवल मुंबई एमएमआर इलाके में 2,12,000 छात्रों ने करीबन 3 लाख सीटों के लिए अप्लाई किया है, जिसमें से 17,844 सीटें आरक्षित कोटे के लिए हैं। लाखों छात्र अब भी एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है कि सरकार मराठा समाज को नाराज नहीं करना चाहती, पर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लेने का असर लाखों बच्चों के भविष्य पर पड़ता नजर आ रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।